वेलकम। मैं हूं एसपी सर और आज हम कंटिन्यू करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आज हम देखेंगे एक्चुअल ब्रेन। ब्रेन के लिए एक लैटिन वर्ड है एनसेफेलॉन। इसमें जो सेफेल है उसका मतलब होता है सिर, हेड, और एनसेफेलॉन यानी जो स्कल के अंदर है, वैसा ये ब्रेन का नाम आया हुआ है। तो उसके हिस्से हैं फ्रंट, मिडल और लोअर। तो उस हिसाब से लैटिन नेम बना दिए। फोर ब्रेन को प्रोजेनसेफेलॉन, प्रो यानी फॉरवर्ड, एंटेरियर। मिड ब्रेन के लिए मेजेनसेफेलॉन, मेस मतलब मिडल, और हाइंड ब्रेन के लिए रोम्बेनसेफेलॉन बोला हुआ है। अभी रोम्बेन वर्ड क्यों, इसका डाउटफुल एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुक में कई जगह पे एक ये वर्ड मिलेगा, पायरीफॉर्म। यूटेरस को भी पायरीफॉर्म बोल दिया। अलग अलग ऑर्गन्स है जिनको पायरीफॉर्म नाम बोल दिया, लेकिन पायरीफॉर्म यानी कैसा शेप, ये हम बोल नहीं सकते। वैसे रोम्बेनसेफेलॉन जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका कोई मीनिंग हम परफेक्ट लगा नहीं सकते, या फिर मीनिंग लगाया भी तो वो जो दिखता है रियल में उससे मैच नहीं होता। फिर भी नाम है तो है हाइंड ब्रेन के लिए रोम्बेनसेफेलॉन। अभी फोर ब्रेन में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। पहले है ऑल्फैक्टरी बल्ब, नर्व एंड लोब। दूसरे हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, जो कि एक्चुअली क्वार्टर स्फीयर्स है, हम थोड़ी देर में देखेंगे, और उनको जोड़ने वाला कॉर्पस कैलोसम। और आएंगे थैलेमस, थैलेमस के साथ साथ एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये भी आते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आएगी पीनियल ग्लैंड। मिड ब्रेन में क्या क्या आता है, तो ऑप्टिक लोब्स हैं, 2 सुपेरियर विजुअल कॉलिक्यूलाए और 2 इंफेरियर ऑडिटरी कॉलिक्यूलाए है। सेरेब्रल पेडंकल यानी क्रूरा सेरेब्री, वो भी यहाँ पे है। हाइंड ब्रेन में क्या क्या है, सेरेबेलम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, पॉन्स वरोली है, और पॉन्स वरोली के नीचे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। तो पॉन्स वरोली इज द लास्ट पार्ट इन ब्रेन एंड आफ्टर इट कंटिन्यूज एज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सारे हिस्से हम वन बाय वन आज देखेंगे। तो पहले देखते हैं ये ऑल्फैक्टरी बल्ब। हमारे नेजल म्यूकोसा के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती है नर्व्स की, जिनका काम होता है नेजल म्यूकोसा में जो हवा आती है उसमें से स्मेल का परसेप्शन निकालना। और ये स्मेल का परसेप्शन निकालने के बाद उनकी फर्स्ट प्रोसेसिंग या फिर फर्स्ट यूनिटी होती है वो इस ऑल्फैक्टरी बल्ब में। ऑल्फैक्टरी बल्ब के आगे ये कंटिन्यू होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व, और वो नर्व आगे ब्रेन के पास आके फिर से एक बार बल्ज हो जाती है। यानी देखा जाए तो ये एक मैच स्टिक जैसा है, बस ऐसे मैच स्टिक जिसके शुरुआत और एंड दोनों साइड में एक छोटा छोटा बल्ज यानी बल्ब लगाया हुआ है। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब लाइज जस्ट एट द रूफ ऑफ नेजल कैविटी एंड ऑल्फैक्टरी लोब एट द एंड ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व, इट लाइज इन द सेरेब्रम। वो कैसे, वो भी हम देख लेते हैं। तो फोर ब्रेन का सबसे लोअर एक हिस्सा है, उसको हम बोलेंगे ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब और सेरेब्रम, इन दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप को बोलेंगे राइनल फिशर। ऑल्फैक्टरी बल्ब को ही एक और निक नेम आता है राइनेनसेफेलॉन, RHIN, राइन मीन्स नोज। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, आपने भी सुना होगा कि हमारा ब्रेन जो है वो कोई प्लेन फ्लैट नहीं रहता है, इट इज हाईली फोल्डेड। ये किस लिए, ताकि ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया जाए। अभी जैसे ये डायग्राम देखिए, एक लेंथ कॉमन दी हुई है, लेकिन उस लेंथ में हमने एक स्ट्रेट चीज रखी तो ज्यादा सरफेस एरिया नहीं मिलता। वहीं अगर हम उसको फोल्डेड करते तो उस फोल्डेड में ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया हमें अवेलेबल हो रहा है। अभी यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों का नाम आएगा सल्कस, और ये जो उभार है, इन उभारों को नाम आएगा गायरस। ये फोल्ड जितने ज्यादा होंगे, ज्यादा डीप होंगे, उतना किसी पर्सन का इंटेलिजेंस ज्यादा होगा। आइंस्टाइन का ब्रेन लोगों ने संभाल के रखा हुआ है और उस ब्रेन में सबसे ज्यादा फोल्डिंग्स पाए गए हैं। सेरेब्रम, उसको एक निकनेम आता है टेलेनसेफेलॉन। उसमें भी आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मिडुला है। तो कॉर्टेक्स कैसा है, उसमें है सेल बॉडीज यानी न्यूरॉन्स के न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होने की वजह से ये ग्रे कलर का भी दिखता है। कॉर्टेक्स का थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं होता। सेंट्रल गायरस नाम से एक चीज है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। वहां सेरेब्रल कॉर्टेक्स
थिकेस्ट होता है, 4 mm से भी ज़्यादा थिकनेस वाला। और जैसे जैसे वो सेरेब्रम के आगे एंटेरियरली और पोस्टेरियरली जाएगा वैसे उसका थिकनेस कम कम होते जाएगा। मेडुला है वो है वाइट मैटर, जो कॉर्टेक्स में सेल्स के न्यूक्लियस हैं उनके जो माइलिन शीथ से कवर किए गए एक्सॉन्स होंगे वो सेरेब्रम के अंदर के साइड में आएंगे और माइलिन शीथ की वजह से वो ओपेक नॉन ट्रांसपेरेंट होंगे और उस वजह से वो व्हाइट कलर के दिखेंगे। ये देखिए इस डायग्राम के जैसा। ये देखिए यहाँ पे सेरेब्रम के राइट और लेफ्ट पार्ट में आपको एक बड़ी सी गैप दिखाई देगी, लेकिन उस गैप के नीचे ही राइट और लेफ्ट जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। दूसरी बात, ये सेरेब्रम आप देखोगे तो ये कोई पूरा स्फीयर नहीं है, खुद एक हेमिस्फीयर है और उसके जो राइट और लेफ्ट पार्ट किए गए हैं वो हेमिस्फेरिकल से ज़्यादा हमें क्वार्टर स्फीयर यानी स्फीयर का 1/4 हिस्सा है, इतना ही हमें लग रहा है, या फिर उनसे भी थोड़े से कम है ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी इन्हीं में एक और चीज़ आती है वो भी देख लीजिए। कॉर्पस कैलोजम के राइट और लेफ्ट साइड को ये जो आते हैं इनको यहाँ एक डेंस कैपिलरी नेटवर्क होता है, उसको बोलते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। तो उसका क्या काम है? उसका काम है उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है और इसके साथ साथ यहाँ पे एपेंडाइमल सेल्स होते हैं। उन एपेंडाइमल सेल्स के पास सीलिया होते हैं और वो सीलिया इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को आगे आगे ढकेलने का काम करते हैं। तो ये जो राइट और लेफ्ट हमें दिख रहे हैं वो पाउच जैसे हैं, तो उन पाउच को नाम आएगा वेंट्रिकल्स, लेकिन ये वेंट्रिकल हार्ट वाले वेंट्रिकल नहीं, ये ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं। तो एक राइट को एक लेफ्ट को ये हो जाते हैं 2 लैटरल वेंट्रिकल्स। वहां से से भरेगा, वहां से भर के जब वो ओवरफ्लो होगा तो वो इस नेक्स्ट गैप में आएगा। इस नेक्स्ट गैप को नाम आता है थर्ड वेंट्रिकल, क्योंकि ऊपर 2 वेंट्रिकल हो गए तो 2 के बाद आएगा थर्ड वेंट्रिकल और उस थर्ड वेंट्रिकल के नीचे आता है फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये 4 वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन है। Never ever confuse them with the ventricles in the heart. These brain ventricles are as a temporary storage or reserve tank for the cerebrospinal fluid. कॉर्पस कैलोजम आएगा, वो राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा। तो राइट और लेफ्ट सेरेब्रम को डिवाइड कौन करेगा? वो जो गैप बीच में है उस गैप को नाम आएगा मीडियन फिशर। ये मीडियन फिशर बहुत डीप होती है। 3 सल्काय या फिशर्स की वजह से सेरेब्रम के टोटल 4 हिस्से हो जाते हैं। सबसे एंटेरियरली जो है उसको बोलेंगे फ्रंटल लोब, जो मिडल है उसे नाम आएगा पैराइटल लोब, जो मिडल लेकिन लैटरल साइड में यानी राइट साइड के कान के पास और लेफ्ट साइड के कान के पास है उनको नाम आएगा टेम्पोरल लोब, और जो सबसे पीछे वाला लोब होगा उसको नाम आएगा पोस्टेरियर ऑक्सीपिटल लोब। ये देखिए इस तरह से। अभी ये लैटरल व्यू है, यानी बाहर के साइड से जैसे देखा वैसा। अंदर से कट करने के बाद लैटरल सल्कस के नीचे इंसुला नाम का 5th मीडियन लोब भी दिखता है। लेकिन फिर भी नीट में आपको क्वेश्चन आया तो सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, यही ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। 5th लोब होता है लेकिन वो लैटरली दिखता नहीं है, इसलिए ये 5th लोब हम कंसिडर नहीं करते हैं। अब सेरेब्रम के कुछ फंक्शनल एरियाज भी किए जाते हैं। आप गूगल पे या फिर अलग अलग सोर्सेस पे सर्च करोगे तो आपको इस तरह के अलग अलग इमेजेस भी मिलेंगे। अब इनके बस मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, इसका मीनिंग है कि पूरे बॉडी में जो भी सेंसेशंस होंगे वो चाहे पैर के अंगूठे की स्किन के पास हो या कहीं भी हो बॉडी में, तो वो सेंसेशंस जो है वो इन सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के पास आएंगे। नेक्स्ट आएगा ये सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। ये हमारे बॉडी में अलग अलग जगहों से आने वाले सेंसेस को एक साथ एनालाइज करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं लेकिन बोलते बोलते बहुत सारे अलग अलग शब्द हो रहे हैं, अलग अलग वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो उन सारे सेंसेशंस को एक साथ देखने के लिए ये एसोसिएशन एरिया जरूरी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक है सेंसरी स्पीच एरिया। तो सेंसरी स्पीच एरिया का मीनिंग होता है कि मैं जो बोल रहा हूं उसका जो मतलब आपको समझ रहा है। वो क्यों? क्योंकि शब्दों का मीनिंग
निकालने की मेमोरी इस सेंसरी स्पीच एरिया में है। और वैसे ही हमें जो बोलना है एग्जैक्ट वही शब्द हमारे मुंह से निकले, इसका प्रोसेसिंग कहाँ होता है, वो मोटर स्पीच एरिया आएगा। तो मोटर स्पीच एरिया को ब्रोकाज एरिया ऐसा भी कहा जाता है। सेंसरी स्पीच एरिया उसको नाम दिया हुआ है वर्निक्स एरिया, और मोटर स्पीच एरिया उसको नाम दिया हुआ है ब्रोकाज एरिया। नेक्स्ट देखना एक प्राइमरी टेस्ट एरिया भी है। अभी उसका मीनिंग क्या, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी पानी पूरी या पाव भाजी खाई होगी तो तुरंत समझेगा। उसमें एट अ टाइम हमको स्वीटनेस, तीखापन, सॉल्टीनेस, पानी कितना है या पानी कम है या गाढ़ा है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ हमारे टंग के ऊपर अपना अपना अलग अलग इफेक्ट दिखा। तो फॉर एग्जांपल आप जब हम गाने सुनते हैं तब भी एक याद रखना, हम गाने सुनते हैं तो उसमें शब्द अलग होते हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी एट अ टाइम बज रहे होते हैं। तो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया में वो सारे सिग्नल्स लाए जाएंगे और उनकी ऊपर डीप प्रोसेसिंग की जाएगी, वो इस सेंसरी स्पीच एरिया में। उन प्राइमरी विजुअल एरिया में भी आंखों से आए हुए सिग्नल बस एज इट इज दिखाए जाएंगे, और विजुअल एसोसिएशन एरिया में उन सारे सिग्नल्स की डिटेल्ड प्रोसेसिंग वो होगी। और इस प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लगता है। इस वजह से होता क्या है, तो फॉर एग्जांपल अभी आप लेक्चर देख रहे हो तो उसमें शायद आपकी मम्मी आपको आवाज देगी, और कभी कभी होता क्या है कि मम्मी आवाज देती है, उसके 4-5 सेकंड बाद हमें ये एहसास होता है कि हमें किसी ने तो भी आवाज दिया। तो वो क्यों, क्योंकि प्राइमरी ऑडिटरी एरिया ने वो ऑडिटरी सिग्नल कैच कर लिया, लेकिन सेंसरी स्पीच एरिया में उसकी प्रोसेसिंग होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा। वैसे ही हम फिल्मों में भी देखते हैं कि कोई डिटेक्टिव वगैरह होता है, वो आजू बाजू देख रहा होता है और देखते देखते वो अपनी नज़र आगे आगे घुमा लेता है लेकिन फिर से पीछे लेता है। मतलब क्या, उसे कोई तो भी चीज़ दिखी, उसका सिग्नल प्राइमरी विजुअल एरिया में गया, लेकिन वो जिसको भी ढूंढ रहा है उसके फोटो के साथ या फिर उसकी जो याद उसके मन में भरी हुई कि उसका चेहरा कैसा है, उसके साथ मैचिंग करने के लिए विजुअल एसोसिएशन एरिया में जो प्रोसेस हो रही है उसके लिए फ्यू सेकंड्स एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। प्राइमरी एरिया और एसोसिएशन एरिया, ये दोनों एरियाज में थोड़ा सा प्रोसेसिंग के लिए वक्त लगता है। तो डायनसेफेलॉन ये कॉर्पस कैलोजम के नीचे और मिड ब्रेन के ऊपर होता है। अभी मैंने ही बोला कि कॉर्पस कैलोजम के नीचे है, लेकिन इसका मेन हिस्सा कॉर्पस कैलोजम के नीचे होता है। लेकिन अगर आप डायग्राम ध्यान से देखोगे तो कॉर्पस कैलोजम एंटेरियरली थोड़ा सा नीचे उतरा हुआ और पोस्टीरियरली भी थोड़ा सा नीचे उतरा हुआ हमें दिखता है। तो एंटेरियर और पोस्टीरियर ये पार्ट कॉर्पस कैलोजम से बने हुए, और राइट और लेफ्ट जो है वो वॉल्स डिफरेंट होते हैं। इस चार दीवारी के ऊपर जो है उसको नाम देते हैं हम एपिथैलेमस, और उसके नीचे जो है उस फ्लोर को हम नाम देंगे हाइपोथैलेमस। और ये जो चार दीवारी और एक रूफ और एक फ्लोर है, इन सब के बीच में जो गैप है उस गैप को नाम आता है डायोसील। और उस डायोसील वही है ब्रेन की थर्ड वेंट्रिकल, जिसमें फर्स्ट 2 लैटरल वेंट्रिकल्स से आया हुआ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भर के रखा जाता है। एपिथैलेमस जो है उसके ऊपर एक हल्का सा स्टॉक ब्रांच उभरेगी, और उस अगेन जस्ट लाइक मैचस्टिक उस ब्रांच के ऊपर एक छोटा सा बल्ज होगा, उसे नाम आता है पीनियल ग्लैंड। तो मैमल्स में वो पीनियल ग्लैंड क्या करेगी, वो तैयार करेगी मेलाटोनिन। वो मेलाटोनिन क्या करेगा, इट विल एक्ट अगेंस्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब ये कब तक अपोज करेगा, जब तक प्यूबर्टी आएगी तब तक। प्यूबर्टी के बाद पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम होते जाता है, और जिसकी वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये दोनों अपना अपना इफेक्ट अच्छे से और पूरे से दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 4 ब्रेन देखा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन देखेंगे।